हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल अवधारणा की उपयोगिताएं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ मोल अवधारणा की उपयोगिताएं बताई हैं। उनमें से पहले एक परमाणु अणु का या आयन का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरी अंतर परिवर्तन अर्थात यदि पदार्थ का द्रव्यमान ग्रामों में दिया गया है तो मोल में कैसे परिवर्तित करेंगे, और मोल में दिया गया है तो ग्राम में कैसे परिवर्तित करेंगे, और यदि पदार्थ के परमाणु अणु या आयनों की संख्या दी गई है अर्थात मैंने यहां कणों की संख्या लिखा है, उसको यदि मोल में परिवर्तित करना है तो कैसे करेंगे। तो ये अंतर परिवर्तन बताया था मैंने। और उसके बाद में तीसरी जो उपयोगिता बताई थी वो ग्राम को मोल में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये थे। लेकिन इसका संबंध गैसों के आयतन से कर दिया मैंने कि यदि गैसों का आयतन यदि दिया गया है तो उसको आप कैसे मोल में परिवर्तित करेंगे। इस प्रकार से पिछले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये तीन जो इसकी उपयोगिताएं हैं मोल अवधारणा की या संकल्पना की वो बता चुका हूं। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो है स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रसायन की दृष्टि से। स्टोइकियोमेट्रिक जो होता है, ये शब्द दो ग्रीक शब्द हैं, ये दो शब्दों से मिला होता है। स्टोइकियोन मतलब तत्व, एलिमेंट से मतलब होता है, और मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट होता है। मेट्रिक यानी कि उसका मापन, यानी तत्वों की मात्रा को ध्यान में रखना या तत्व की मात्रा का मापन करना, यानी कि पदार्थों का मापन करना। इसलिए इसको स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन कहते हैं। इसकी आवश्यकता क्या है? हम जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें दो चीज होती है, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। इसको आप कहते हैं रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हमें जब ये इस अभिक्रिया कि हमें जब ये जरूरत पड़े कि हम कितने अभिकारक लें और कितना उत्पाद बने, अर्थात यदि हमें किसी अभिक्रिया में कोई क्रिया करवानी है तो कितना हमने उसका लिया, उत्पाद कितनी मात्रा में ले, और उससे कितने हमारे उत्पाद बनेंगे, कितनी मात्रा बनेंगे। इसलिए इनकी मात्रा को, अभिकारकों की मात्रा को और उत्पाद की मात्रा को हम तीन चीजों से व्यक्त करते हैं। ग्राम में व्यक्त की जा सकती है, मोल में व्यक्त की जा सकती है, आयतन में व्यक्त की जा सकती है। इसी प्रकार से क्रियाफल हमें ग्रामों में मिल सकते हैं, मोल में मिल सकते हैं, लीटर में मिल सकते हैं। आयतन में जब हम लेते हैं तो लीटर में उसको जो है नापा जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या बनानी पड़ती है? एक रासायनिक समीकरण बनानी पड़ती है। रासायनिक समीकरण के आधार पर हम इन सभी मात्राओं को हम क्या है परिकलन कर सकते हैं, पहले से उनकी गणना कर सकते हैं, जिसके आधार पर हमें वांछित या हमें चाहे गए उत्पाद जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम सीधा गर्म करते हैं तो फिर क्या चीज है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। हम इसको एक मोल, ये इसमें आपको ये मैंने लिखा है, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो आपको 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट या आपको 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी। उसके विपरीत यदि आप 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है या 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब यदि इसी प्रकार से, क्योंकि 1 मोल गैस का आयतन एसटीपी पर यहां लिखा है मैंने, ये एसटीपी लिखा है, एसटीपी यहां लिखा है मैंने, ये एसटीपी ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4। यदि आपको 22.4 लीटर
कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो कितना आपको ये करना पड़ेगा। अब यदि आपको चाहिए, इसका मैं दुगुना कर देता हूं, 44 और 45.4 कर दिया, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिएगा, 200 ग्राम। इसी प्रकार से एक समीकरण ये है, जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, कंबशन किया जाता है, तो 1 मोल अणु, 2 मोल अणु, 1 मोल, ये मैंने समीकरणें लिखी हैं। इस समीकरण से भी आप क्या करते हैं कि इनको 4 बातें, जैसे मैंने यहां लिखी है, ग्राम में भी लिखा है मैंने, मोल में भी लिखा है, तो ये एक दूसरे के परिवर्तन आते चले जाते हैं। इन समीकरणों के आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा कि विभिन्न प्रकार के क्या है कि गणनाएं आपको मिलेंगी। तो रासायनिक समीकरणों के आधार पर आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शॉर्ट मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें से क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। जिसमें से पहला जो प्रश्न है वो है 0.2 मोल CO2 के लिए कितने ग्राम CaCO3 की आवश्यकता होगी। कृपया आप इस प्रश्न को पूरा लिख लीजिए। 0.2 मोल CO2 के लिए कितने ग्राम CaCO3 की आवश्यकता होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी। तो यहां ये समीकरण 1 मोल और 1 मोल क्या बनाना है, CO2 बनाना है, तो CO2 भी 1 मोल बनता है। अब यदि यहां पर ये 0.2 मोल चाहिएगा तो यहां पर आपको 0.2 मोल करेंगे तो ये दोनों का अनुपात बराबर है, तो इसका मतलब 0.2 मोल आपको CaCO3 चाहिएगा। आंसर यही होगा, क्योंकि समीकरण हमें यह बतलाती है कि दोनों 1 मोल कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट, और 1 मोल ये। यदि आपको 0.2 मोल चाहिए तो 0.2 मोल यहां रखेंगे तो 0.2 मोल ही यहां रखा जाएगा। अब आपको पूछा गया है कि ग्रामों में पूछा गया है, तो 1 मोल का ग्राम में मान कितना होता है, 100, तो 0.2 का ग्राम में मान हो जाएगा 0.2 गुणा 100 बराबर 20 ग्राम। आशा करता हूं आप ये समझ गए होंगे कि इस प्रकार से 0.2 मोल CO2 के लिए कैल्शियम 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी। यदि आपको मोल में पूछा जाए तो 0.2 मोल, क्योंकि बराबर होंगे, और यदि ग्रामों में पूछा जाए तो 20 ग्राम आप इसके आंसर देंगे। दूसरा प्रश्न, 1.5 मोल CaCO कैल्शियम कार्बोनेट से CO2 का आयतन लीटर में ज्ञात करो। यानी कि इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को यदि गर्म करेंगे तो कितनी CO2 निकलेगी, उसका आयतन लीटर में बताना है। तो यहां अब आप ये करेंगे कि 1 मोल से 1 मोल है तो 1.5 मोल, फिर मोल में निकाल लो आपको कि कितना हो जाएगा, 1.5 मोल CO2 प्राप्त होगी। यानी कि मोल से मोल, जब 1 मोल से 1 मोल होता है तो 1.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1.5 मोल CO2 प्राप्त होगी। अब 1.5 मोल लीटर में ज्ञात करनी है आपको, तो 1 मोल लीटर का आयतन कितना होता है, 22.7 होता है। यहां से 1 मोल का आयतन कितना है STP पर, तो STP पर यहां आयतन CO2 का, तो वो कितना होगा 1.5 गुणा 22.7, और इनको गुणा करोगे तो जो भी होगा 3307 5 जो भी होगा 33 और 34.05 के करीबन ये लीटर आंसर। इसको ठीक कर लेना। तो इस प्रकार से यहाँ 1.5 मोल का ये 34.04 ग्राम 5 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो मैं समझता हूं ये भी आपको आ गया, सॉरी 1.5 मोल वाला ये आंसर वाला आ गया। अब ये 3 मोल, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 मोल CH4 से H2 की मात्रा ग्राम में ज्ञात करो। इसका मतलब क्या हो गया कि हम यदि 3 मोल CH4 को ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे
तो जितना पानी बने उस पानी की ग्राम में मात्रा ज्ञात करो। तो यहां आपने कितना मोल लिया है? 3 मोल। यहां कितना लिया है? 1 मोल। यदि यहां 3 कर देंगे तो पानी कितना हो जाएगा? 6 मोल हो जाएगा। कितना? क्योंकि 1 मोल से दुगना पानी बनता है, तो 3 मोल से कितना पानी बनेगा? 6 मोल H2O बनेगा। 6 मोल H2O। अब आपको क्या ज्ञात करना है कि H2O का भार बताना है ग्राम में। 1 मोल H2O का भार कितना होता है? 1 मोल H2O कहां पर गया? ये 18 ग्राम। 1 मोल H2O का भार कितना होता है? 18। तो आपके कितने मोल हो गए? 6 गुणा 18 बराबर 108 ग्राम भार हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 108 जी। ये 3 मोल से तो 3 मोल का दहन, 3 मोल मीथेन का दहन जब किया जाता है तो 108 ग्राम जल की मात्रा बनेगी। अब यहां नेक्स्ट 0.8 मोल मीथेन कितने ग्राम O2 से क्रिया करेगी? अर्थात यदि हम 0.8 मोल हमारे पास मीथेन है और उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? तो यहां पर देखें 1 मोल को जलाने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। 1 मोल को जलाने के लिए 2 मोल की, तो हमारे पास कितनी है? 0.8 मोल है। तो 1 मोल को जलाने के लिए 2 की, तो 0.8 मोल को कितने होगी? 2 गुणा 0.8 यानी 1.6 मोल O2 की जरूरत पड़ेगी। 0.8 मोल को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन से ग्राम ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ेगी? 0.8 दुगनी जरूरत पड़ती है, तो 0.8 का 1.6 हो जाएगा। अब आपको 1.6 मोल का आपको ऑक्सीजन ग्राम में निकालना है। किसमें निकालना है? ग्राम में, क्योंकि ग्राम में कितनी क्रिया करनी है। तो 1 O2 बराबर कितना हो गया? 32 1 मोल होता है। 32 1 मोल, तो 1.6 मोल का कितना हो जाएगा? अब आप आंसर निकाल सकते हैं। 32 16 दूनी 48 और 51, और यहां पर ये 51.62 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपका 51.2 ग्राम आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल करें। 4540 मिलीलीटर CO2 STP पर निकाल दी है। हमें 4500 मिलीलीटर CO2 STP पर प्राप्त करने के लिए कितनी मीथेन को जलाएं, ये आपको निकालना है। तो मीथेन को जलाने के लिए अब आपको देखेंगे कि यहां से 1 मोल को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल प्राप्त होता है। तो 1 मोल को यहां से ये कितना है? 1 मोल CH4 लें तो 1 मोल CO2 प्राप्त होती है। 1 मोल CO2 का आयतन कितना होता है? 1 मोल CO2 22.7 लीटर होता है। 1 मोल का 22.7 लीटर। तो यहां पर यानी कि 22.7 लीटर यानी कि 22,700 मिलीलीटर। इसको लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लो, तो 1000 का गुणा करेंगे। 1000 का गुणा करने से यहां से ये लिया आपने, और फिर इसको आपको प्राप्त करना। अब आपको प्राप्त कितना करना है? इतने से करना है। आपको 4540 करना है। तो अब आप ज्ञात कर सकते हैं कि इतनी प्राप्त करने के लिए कितने मोल की आवश्यकता होती है? इतना लीटर ये 22.7 लीटर जो है वो CO2 प्राप्त होती है 1 मोल से। आप इसको लीटर में कर लो। 22.7 लीटर 1 मोल CH4 ये बता दिया यहां पर।
22/4 लीटर 1 मोल से प्राप्त होती है, और 1 से प्राप्त होगी 1/22.7, ये निकाल लिया। अब आपको इतना प्राप्त, ये मिलीलीटर में है, 540, तो इसका जब लीटर बनाओगे तो यहां 4000 इतना हो जाएगा। इसको ये लीटर में लिया है तो इसको भी लीटर में लेना पड़ेगा। लीटर में जब इसको 1000 का भाग दोगे तो ये पॉइंट यहां लग जाएगा, और 1000 का भाग देंगे तो 4.54 हो जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे कि ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये 10 हो गया, यहां मान लो आपने 1000 लगा दिया, ठीक है, तो ये 227 दूनी 554, ये 20 हो जाएगा, 20 से आ जाएगा, और ये 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी, यानी कि 1/10, सॉरी 2 रह गया, 2/10 बराबर 0.2 मोल CH4 की आवश्यकता होगी। ये कैलकुलेशन फिर देखें आप, 1/10 ये इसको 2227, तो 0.2 मोल CH4 की आवश्यकता होगी। अब यदि आपको इसका ग्राम में भार देना है तो 1 मोल कितने के बराबर होता है, 16 ग्राम के बराबर, और 16 दूनी 32, तो 3.2 ग्राम CH4 की आवश्यकता होगी। 22.7 लीटर O2 से 22.7 लीटर O2 से, ये STP में है, मान लो STP तो लेते ही है, तो कितनी CH4 जलेगी, तो यहां इतनी O2 से इतनी जलती है, यानी 2 मोल से 1 मोल जलती है, और ये किसके बराबर है, 1 मोल, तो इसका मतलब आधी जलेगी। इसका ये 22.7, 2 गुना 22.7 से जलती है इतनी, तो 1 मोल से जलेगी इतनी, 22.7 का आप क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, 2 और 11.35, और ये CH4 चलेगी, यानी कि आधा मोल, या 8 कितनी होती, 12 4 16, 8 ग्राम। इस प्रकार से आप इन समीकरणों के आधार पर इन विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न जो है वो करने समझ आ गए होंगे। इनको बार बार रिवीजन कीजिए, और ये एक दूसरे को समझना पड़ेगा। जो पहला प्रश्न है वो ये है, पहले आप प्रश्न को अच्छी तरह से लिख लीजिए, मैं जो बोल रहा हूं। 4.8 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड को HCl से क्रिया करवाने पर जितनी क्लोरीन निकलती है, उस क्लोरीन को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में प्रवाहित करने पर कितने ग्राम आयोडीन प्राप्त होगी, ये आंसर है। यानी 4.8 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड की HCl से क्रिया करवाने पर जो क्लोरीन प्राप्त होती है, यदि इसको पोटेशियम आयोडाइड विलयन में प्रवाहित करें तो कितनी आयोडीन प्राप्त होगी, ये आपको बताना है। तो यहां पर इसको करने के लिए पहले आपको MnO2 का भार दे दे, तो यहां Mn 55 होता है, MnO2 55, और ऑक्सीजन कितनी हो गई, 32 बराबर 87 ग्राम। 87 ग्राम से 71 ग्राम क्लोरीन प्राप्त होती है, 71 ग्राम क्लोरीन प्राप्त होती है। तो यहां आप निकाल के यहां क्लोरीन की मात्रा निकाल सकते हैं, लेकिन ये सवाल आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि जितनी क्लोरीन निकली है ये 71 ग्राम क्लोरीन है, यही वही क्लोरीन में यहां पर ले आया कि ये 71 और ये भी 71। इस 71 जितनी क्लोरीन हमें प्राप्त, 71 ग्राम क्लोरीन प्राप्त हुई है, तो 71 ग्राम ही क्लोरीन काम में आ गई, और ये आयोडीन प्राप्त होगी। आयोडीन होती है 100, तो ये आयोडीन जो होगी I2 2 गुना 127, 2 गुना 127 ही तो Cl2 प्राप्त हो रही है। इसका मतलब 87 ग्राम
MnO2 से जो क्लोरीन प्राप्त होती है उसको पोटेशियम आयोडाइड में प्रवाहित करने से 154 ग्राम आयोडीन प्राप्त होती है। ये प्रश्न हो गया। फिर सुन लो मेरी बात को कि यहां इस केस में मैं आगे बता रहा हूं, उसके 4.8 को छोड़े कि इस MnO2 का भार 87 ग्राम, ये मैंने 87 ग्राम निकाला। 87 ग्राम MnO2 की HCl से क्रिया करवाने पर जो क्लोरीन 71 ग्राम क्लोरीन प्रवाहित होती मिलती है। इस 71 ग्राम क्लोरीन को पोटेशियम आयोडाइड में मिलान कर देने से क्या आती है 154 ग्राम आयोडीन प्राप्त होती है। इसलिए इस 87 ग्राम से 87 ग्राम MnO2 से कितनी आयोडीन प्राप्त होगी 154 ग्राम। डायरेक्ट निकाल देंगे आप 154, क्योंकि क्लोरीन को छोड़े और फिर आपको 1 से निकालनी है, तो 154 बटे 87 और कितना है MnO2 एक्चुअल में आपके पास 4.8। अब आप इसको कैलकुलेशन करके जितना आंसर आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से डबल समीकरण के द्वारा भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर MnO2 से जो क्लोरीन निकली है वो यहाँ वही उतनी की उतनी क्लोरीन यहाँ पे काम में आ गई। इसका मतलब यही MnO2 है जो क्लोरीन देता है। इस MnO2 से, इसका मतलब इस MnO2 से जो क्लोरीन निकली उससे आयोडीन मिली, अर्थात इस MnO2 से आप डायरेक्ट जोड़ दें कि ये आयोडीन निकलती है। और ये आयोडीन कितनी होगी, इस MnO2 का भार मैंने कितना बताया 87 ग्राम। 87 ग्राम MnO2 से 154 ग्राम आयोडीन निकलती है और 4.8 से निकाल लेना, जितना भी गुणा भाग हो आप इसको निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं ये सवाल भी आपको आ गया हो। अब दूसरा सवाल नोट कीजिए, दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या थी, 8.5 क्यूप्रिक ऑक्साइड को Cu में अपचेत करने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम जस्ते को H2SO4 से क्रिया करवाएं। यानी जस्ते का Zn का भार पूछा है कि जितनी आपको यहां हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है वो हाइड्रोजन हम जस्ते Zn से प्राप्त करें, और ये Zn कितना चाहिए आपको इतने, तो जिससे ये हाइड्रोजन काम में आ जाए। तो यहां पर भी वही बात आ गई। अब यहां पर CuO का देखेंगे, Cu का भार होता है 63.5 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा 79.5 हो जाएगा। तो 79.5 CuO यहां समीकरण के अनुसार है। ये 79.5 CuO को अपचेत करने के लिए जो हाइड्रोजन चाहिए, 2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, वो 2 ग्राम हाइड्रोजन यहां प्राप्त हो रही है। इस 2 ग्राम को प्राप्त करने के लिए ये जस्ता कितना चाहिए 65 ग्राम। जिंक का भार कितना होता है 65 ग्राम होता है। तो इसलिए यहां 79.5 CO को अपचेत करने के लिए कितने जिंक की आवश्यकता हो गई 65 की, और एक को लिए कितनी हो जाएगी 65/79.5, और उसके बाद में आपके पास कितना है जस्ता ये 8.5। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड आपके पास कितना दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार 8.5, तो 65 यहां से ये 79.5 समीकरण के अनुसार 79.5 CuO को अपचेत करने के लिए 2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, और 2 ग्राम हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए 65 ग्राम चाहिए। इसलिए 63 CuO को अपचेत करने के लिए 65 ग्राम जस्ते की आवश्यकता होती है। अतः 79.5 CuO से 1 और 1 बताइए। अब आप इसका आंसर गुणा भाग करके निकाल सकते हैं। एक प्रश्न ये हो गया। अब एक प्रश्न और मैं आपको बताता हूं कि यहां मैं आपको ये कहता हूं कि ये CaCO3 है।
CaCO3 प्लस 2HCl है, और ये CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ये समीकरण आपकी संतुलित होनी चाहिए। ये आपकी समीकरण संतुलित हो जाती है। इसमें आपने 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया। प्रश्न सुनिए, पहले 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की HCl से क्रिया करवाई, लेकिन ये HCl जो है वो 20% है, ये शुद्ध नहीं है। समीकरण में तो ये शुद्ध है, लेकिन प्रैक्टिकल में जो हम उसको डालते हैं वो शुद्ध नहीं है, इसलिए वो 20% है। इसलिए ये कितना HCl डालना पड़ेगा आपको ये बताना है। तो इसके लिए मैं आपको सवाल बताता हूं कैसे करेंगे कि इसके लिए कि मान लो यहां कैल्शियम कार्बोनेट का भार आप निकाल लेना 40, 12, 48, तो 100 ग्राम होता है। कैल्शियम CaCO3 का भार कितना होता है? 100 ग्राम होता है। जी हाँ, और इसको क्या है कि यहां से जाइए HCl का भार कितना है? यहां 1 प्लस 35.5 36.5, यानी कि 36 और 73 ग्राम HCl। 100 ग्राम CaCO3 को 2 HCl लेते हैं तो 1 प्लस 35.5 और फिर यहाँ 2 HCl लिया है, 2 का गुणा करेंगे और ये 73 हो जाएगा। यानी कि 73 ग्राम शुद्ध HCl आपको चाहिए, 73 ग्राम HCl चाहिए आपको प्योर। कितना चाहिए? प्योर। और ये जो डाल रहे हैं, वो जो डाल रहे हैं आप 100 ग्राम को यहां से 20 ग्राम, तो कितने के लिए? 20 ग्राम के लिए। तो अब आप 73 के लिए तो आपको चाहिए 73, 100 ग्राम। अब आप यहां करेंगे 100 ग्राम CaCO3 के लिए HCl की आवश्यकता होती है 73। अब आप 20 ग्राम के लिए निकालो, तो 20 ग्राम के लिए होगी बराबर 73/100 गुणा 20। समझने की कोशिश करो, मेरी हैंडराइटिंग को मत देखो। 100 ग्राम के लिए 73 की जरूरत होती है, और 20 के लिए कितने की हो जाएगी? ये हो जाएगी, तो ये 5 से कट गया और 5 से भाग देंगे तो 5 और 1 6 आ जाएगा, शायद ये आ जाए 5, 2 बच गए, 23, 4 आ गए, 30 पर। चलो ठीक है, 1.6 ग्राम HCl की आपको आवश्यकता हो जाएगी। 14.6 ग्राम की आवश्यकता होगी। तो अब आपको इस समीकरण से तो पता लगा कि 20 ग्राम को जलाने के लिए, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 14.6 ग्राम शुद्ध HCl की जरूरत है। ये तो शुद्ध है, लेकिन आपके पास तो ये 20% है, तो कितना डालोगे? तो इसका मतलब 20 ग्राम मिलेगा 100 में। 20 ग्राम कितने मिलता है? 100 ग्राम में। 1 ग्राम मिलेगा कितने में? 100/20 में। और आपको कितना लेना है? 14.6 आप ग्राम आपको लेना है। तो अब आपको करेंगे कि 20 पंजे 100 और ये जो 6 पंजे 30 और 14 पंजे 70 और 73, ये आपको चाहिए। इतना आपको क्या होगा कि ऐसे शुद्ध की बात, यानी 73 ग्राम, यानी कि कितना डालने पड़ेगा? 20 ग्राम के लिए 100 ग्राम डालते हैं, खुद के लिए कितना? 14.6 के लिए आपको कितना? 20/100। तो ये वापिस जो उतना का उतना ही आ जाएगा। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा।